हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5, तंतु से वस्त्र तक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तंतु से वस्त्र तक, यानी कि जो एक रेशे होते हैं, छोटे छोटे तंतु होते हैं, वहां से वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं। आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्राकृतिक रेशों से। तो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? तो कपास पौधों के बीज से तथा पटसन के तनों से क्रमशः रुई तथा जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। यानी कि ऐसे रेशे जो बीजों से प्राप्त किए जाते हैं या जो पटसन के तने से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। इसी के बाद आता है दूसरा, पादप रेशे क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं पादप रेशे। यानी कि पौधों के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। यानी कि पादप रेशे क्या होंगे? जो किसी पौधे के तने से, बीज से, पत्ती से या फल से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पादप रेशे कहते हैं। कुछ पादप रेशे के उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे रेशा, पौधा और पौधे का भाग। तो रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है, जो कि बीजों से प्राप्त होता है। जूट पटसन या सनई से प्राप्त होता है, जो कि तनों से प्राप्त होता है। फ्लैक्स अलसी या तीसी से प्राप्त होता है, जो कि तनों से प्राप्त होता है। और नारियल नारियल जटा जो नारियल से प्राप्त होती है, जो फलों से प्राप्त होती है। इसी के बाद आती है हमारा जंतु, यानी कि जावंत रेशे। जंतु रेशे या जावंत रेशे। तो ऐसे रेशे जंतु से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जावंत रेशे कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जावंत रेशे कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं, ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे जंतु रेशे कहलाते हैं। अब बात आती है संश्लेषित रेशों की। तो कुछ रेशे को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादकों के जटिल रासायन परिवर्तनों के पश्चात बनाता है। इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। यानी कि संश्लेषित रेशे ऐसे रेशे होते हैं जो कृत्रिम ढंग से बनाए जाते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेशम, रेयान आदि। ये हमारे कुछ ऐसे रेशे हैं जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। इसी के बाद आते हैं रेशे। रेशे क्या होते हैं? कि धागा कई पतली पतली लड़ियों में विखंडित रहता है, और यही पतली लड़ियां तंतु या रेशे कहलाती है। यानी कि धागे को अगर हम बात करें, जो आपके पास जो धागा होगा, उस धागे के अंदर भी बहुत छोटी छोटी सी कई पतली पतली लड़ियां देखने को मिलेंगी। अगर उसको हम तोड़ें तो वो हमारे तंतु या रेशे कहलाते हैं। नोट की बात करते हैं, तो वस्त्र धागे से मिलकर बनते हैं तथा धागा तंतुओं या रेशों के मिलकर बना होता है। यानी कि ये कड़ी है कि वस्त्र तंतुओं से मिलकर बनता है और तंतु जो है रेशे से मिलकर बने होते हैं। तो तंतु या रेशे, इससे बनेगा धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं कपास की। आइए अब हम बात करेंगे किसकी? कपास के बारे में बात करते हैं। तो कपास क्या होता है? कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास यानी कि रुई पौधों की बीज यानी कि बिलोने से प्राप्त किया जाता है। यानी कि कपास एक पादप है और पादप रेशा है जिसे कपास यानी कि रुई के पौधे के बीज के यानी कि बीज जिसे हम बोलते हैं बिनोला से प्राप्त किया जाता है। और इसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। यानी कि इस जो रेशम जो कपास की बात करें तो कपास में भारत का मुख्य जो स्थान है। भारत में कहाँ कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखतः होती है। यानी कि कपास की खेती भारत के अंदर किन किन राज्यों में होती है? तो वो हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब राज्यों में कपास की खेती मुख्य रूप से होती है। यानी कि वहां पर ये प्रमुख रूप से उगाई जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु उपयुक्त रहता है, जिसमें उसका तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यानी कि जो कपास के लिए अच्छी जो मिट्टी है वहाँ की, वो काली मिट्टी में ज्यादा अच्छी पैदावार होती है। सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होता है। यानी कि सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। कपास के बीज बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। यानी कि जब बसंत ऋतु आता है उससे पहले ही खेतों में उनको बो दिया जाता है। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ियां तैयार हो जाती हैं और फूलों से भर जाती हैं। हफ्ते भर में फूल के दल पुंज गिर जाते हैं और
नीचे के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं और फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज बिनोले में स्थित हो जाते हैं। ये थी कपास। अब आता है कपास गोलक क्या होता है। तो बात करेंगे कपास गोलक की। तो पूर्व परिपक्व फल के फटने पर आधिकारिक तंतु यानी कि रेशों से ढके बिनोले दिखाई देने लगते हैं, जिसे कपास गोलक कहते हैं। यानी कि जो कपास गोलक है वो फल के फटने से पहले एक आधिकारिक तंतु के रूप में यानी कि बिलोन के रूप में तैयार हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। कपास ओटना किसे कहते हैं कि कपास के गोलकों से कपास के बीज यानी कि बिलोनों को पृथक करने की क्रिया कपास ओटना कहलाती है। यानी कि अगर हम बात करें कपास के गोलकों से जो उनके बीज हैं, कपास के बीज हैं, उसको अलग करने की क्रिया ही हमारी कपास ओटना कहलाती है। अब हम नोट की बात करते हैं। तो कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं, जैसे रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में भी किया जाता है। यानी कि कपास को ही हम रुई कहते हैं। तो कपास से विभिन्न प्रकार के कागज भी बनाए जाते हैं और इनसे सूती कपड़े, चादर और पर्दे भी तैयार किए जाते हैं। कपास के बीज से तेल भी निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इसे पशुओं के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यानी कि आपने देखा भी होगा गांव के लोग जो हैं बिनोले को पशुओं के चारे के रूप में भी देते हैं। अब आता है बीटी कपास। तो बीटी कपास आखिर है क्या। तो पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बीटी कपास कहते हैं। यानी कि पिछले 3 दशक का मतलब पिछले 30 वर्षों में विज्ञान ने एक आधुनिक तकनीक तैयार की है। आधुनिक तकनीक के द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति को तैयार किया है जिसे हम बीटी फसलें कहते हैं। इस कपास के पौधों में सैकड़ों टॉक्सिन्स उत्पन्न करने की क्षमता होती है और जिसके कारण फसलों के कीट पतंगों से रक्षा होती है। यानी कि इससे क्या होता है, जो कीट पतंगे फसलों पर लगते हैं उससे उनकी रक्षा होती है। और देसी कपास की तुलना में इसमें न केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है परंतु इनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। भारत में पिछले लगभग 15 वर्षों में कई राज्यों में बीटी कपास की खेती की जा रही है, जिनमें से एक गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश प्रमुख है। यानी कि ऐसे कुछ राज्य पिछले 15 वर्षों में कुछ राज्यों में बीटी फसलों तैयार की गई हैं और जिसमें से जो है कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे गुजरात की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बीटी कपास की खेती अच्छे लेवल पर की जा रही है, अच्छे स्तर पर की जा रही है। जूट की हम बात करते हैं, आता है जूट या पटसन। कि जूट एक ऐसा पादप रेशा है जिसे पटसन यानी कि पौधे सनाई के तनों से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं और लगभग 3 माह बाद इनसे पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। सामान्यतः पटसन की फसलों को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं पटसन की, तो पटसन की जो अवस्था है वो 8 से 10 फीट की होती है। 3 माह बाद इस पर जो है पीले रंग के फूल आ जाते हैं और इसको जो है पुष्पन, जब इसमें पुष्प लगे होते हैं उसी समय इसको काट लिया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले व मजबूत जूट प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इनको काटा जाता है। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं यानी कि मजबूत हो जाते हैं, तब उनसे जूट के रेशे निकालना अधिक कठिन होता है, इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करते, इसमें इसलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दबाजी में ही काट लिया जाता है। पटसन की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडल में बांधकर तालाबी अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर खेत में रखते हैं और 4 से 5 दिनों बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। यानी कि जब पटसन के जो सनाई के जो पौधे होते हैं उनके
जो बीज उनको अलग कर लिया जाता है और जो उनके तने होते हैं उनको एक बंडल के रूप में बांध करके एक रुके हुए जल में डाल देते हैं और यही क्रिया जो है हमारी पटसन की रेटिंग कहलाती है। तो जूट का उपयोग हम बात करते हैं, जूट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो रस्सी बनाने में, डालिया बनाने में, बोरा बनाने में, टाट पट्टी बनाने में, दरी बनाने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है सूती धागे की कताई। सूती धागे की कताई कैसे की जाती है, तो वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा कि जो बुजुर्ग थे, जैसे गांधी जी ने भी अपना जो चरखा था उसमें कपास को काटते थे, तो सेम वही कंडीशंस में की जाती है। कताई की हम बात करते हैं, रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब आता है तकली। तकली क्या होता है कि कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग करते हैं, जिसे तकली कहते हैं। नोट की बात करते हैं। आइए नोट क्या होता है। कताई के पश्चात धागे की रील पर लपेटा जाता है, यानी कताई के पश्चात धागे को किस पर लपेटा जाता है, रील पर लपेटा जाता है, और यही क्या कहलाता है, हमारा तकली के द्वारा करते हैं। इसके बाद चरखा हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा कहलाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया तथा चरखे द्वारा हाथ के कते धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करके इसे लोकप्रियता प्रदान किया था। इस प्रकार चरखे से बने वस्तुओं को खादी नाम दिया गया। यानी कि हम जो खादी जो कपड़ा पहनते हैं, आज भी जो खादी कपड़ा पहनते हैं, वो चरखे के द्वारा तैयार किए गए धागे से होता है, बनाया जाता है। अब आता है धागे से वस्त्र की हम बात करते हैं। तो धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती है, इनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला हो जाएगा बुनाई और दूसरा हो जाएगा आपका बंधाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुनाई की। तो बात करते हैं बुनाई की। तो धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। यानी कि दो सेट लेंगे धागों के और उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, और जोड़ने की यही क्रिया, और उसको हम क्या करेंगे, बुनाई कहलाएंगे। उसको ही हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। तो जैसे उदाहरण की बात करते हैं, मोटा सूती कपड़ा, जूट का बोरा, चटाई इत्यादि इसी से तैयार की जाती है। गांवों में सूती वस्त्रों की बुनाई हस्तकथा यानी कि हैंडलूम की सहायता से की जाती है, जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित कारघरों यानी कि कारखानों, पार्लर हैंडलूम द्वारा तैयार की जाती है। नंबर 2 आता है बंधाई। तो बुनाई करते समय दो सिलाइयों की सहायता से एक धागे को बुना जाता है। एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र उधड़ जाता है और इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। यानी कि बंधाई हाथों से अथवा मशीनों से भी की जाती है। यानी कि अभी हमने पढ़े कि वस्त्र से जो धागों से जो वस्त्र बनते हैं उसमें दो क्रियाएं होती हैं, पहला हमारा बुनाई, दूसरा हमारा बंधाई। तो बुनाई में क्या होता है, दो धागों को एक साथ लेंगे और दोनों को आपस में उनको बुनेंगे, बंधाई करेंगे तो वो हमारे बुने जाएंगे। उनसे हमारे क्या होंगे, कपड़ों का या वस्त्रों को तैयार किया जाता है। जबकि बंधाई की अगर हम बात करते हैं तो बंधाई में केवल एक ही धागा होता है, उस एक ही धागे से हम पूरे वस्त्र को तैयार करते हैं। अगर बाई चांस उस धागे को हम खींच लेते हैं तो वो हमारा एक ही धागे से पूरा का पूरा कपड़ा उधड़ जाता है और खत्म हो जाता है और उसकी जो आकृति है वो नष्ट हो जाती है। इसी को हम बंधाई कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको इससे भी अच्छी प्राप्त हो। धन्यवाद।